Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about International Yoga Day. This article is useful for GS Paper 1 Art and Culture perspective, and it is also useful for GS Paper 2 International Relations if you are writing any answer regarding India's soft power, because yoga helps in augmenting India's soft power at global level. तो इंटरनेशनल योगा डे आज का दिन 21 जून, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको तो पता होगा कि आज के दिन को पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी देख लेते हैं। साल 2014 में इंडियाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस उन्होंने प्रपोज किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि 21 जून को वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए, और इस प्रपोजल को, इस रिजोल्यूशन को 177 कंट्रीज ने सपोर्ट किया। दैट मेक्स इट अ रिजोल्यूशन विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सपोर्ट एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और इतने सारे सपोर्ट के बाद ऑफ कोर्स 21 जून को फिर अडॉप्ट कर लिया गया एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। पर्पस है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का कि पूरे दुनिया भर में योगा से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए, इसके बेनिफिट्स के बारे में वर्ल्ड कंट्रीज और उनके लोगों को बताया जाए। साल 2024 का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे क्यों मनाते हैं, तो उसके पीछे एक आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है। 21 जून जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिसिटिस का टाइम माना जाता है। मतलब इट इज द टाइम व्हेन नदर्न हेमिस्फीयर में जो जितने भी लोकेशंस हैं दे विटनेस देयर लॉन्गेस्ट डे टाइम। आपने बेसिक ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, एट द सेम टाइम इट रोटेट्स ऑन एन एक्सिस एज वेल, बट वो जो एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड है with respect to perpendicular on the plane created because of the revolution of the earth around the sun. वो थोड़ा टिल्टेड है और वो जो टिल्ट है उसकी डिग्री है अबाउट 23.5 डिग्री। तो वो टिल्ट के कारण होता क्या है कि डे लेंथ वैरी करता रहता है। आप देखते हैं सर्दी के दिनों में हमारे यहाँ पे रात का टाइम लंबा होता है, दिन के टाइम छोटे होते हैं। वैसे ही गर्मियों में दिन का टाइम जो होता है वो लंबा होता है और रात का टाइम जो होता है वो उसका पीरियड थोड़ा कम होता है। तो ये उस टिल्ट के कारण होता है। 21 जून वो वक्त है जब नदर्न हेमिस्फीयर में सारे जो लोकेशंस हैं दे विटनेस देयर लॉन्गेस्ट पॉसिबल डे टाइम। जैसे आज का दिन जो होगा वो सबसे लंबा दिन होगा जो पॉसिबल हो सकता है असम के लिए, बिकॉज वी आर इन नदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही फॉर ऑल द लोकेशंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो मुद्दा ये है 21 जून इज समर सॉलिसिटिस इन नदर्न हेमिस्फीयर, that means the longest day of the year and which is considered auspicious for many cultures। इसी कारण से 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर देखा जाए लोगो ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक एक करके ध्यान देते हैं। सबसे ऊपर है फोल्डेड हैंड। ये फोल्डेड हैंड जो है वो योगा के एसेंस को रिफ्लेक्ट करता है। योगा आगे हम देखेंगे योगा का एसेंस है, मतलब की आइडिया है योगा में इंटीग्रेशन। योग का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन। तो ये जो फोल्डेड हैंड है इट रिफ्लेक्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ सोल विथ हायर डिवाइन, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं आत्मा और परमात्मा। एक तरीके से ये फोल्डेड हैंड आत्मा और परमात्मा के आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है, योग को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, योगा करने से हमारा बॉडी और सोल उनके बीच में भी इंटीग्रेशन या कनेक्टिविटी मजबूत होती है। तो ये जो फोल्डेड हैंड है उस बॉडी एंड सोल के भी इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा लीव्स आप देखिए, लीव जो है ब्राउन लीव्स सिंबलाइजेस अर्थ, while green leaves symbolizes nature. Blue color represents water. Brightness symbolizes fire, and the sun symbolizes the source of energy and inspiration.
and overall the logo reflects harmony amongst different elements of the universe. तो यूनिवर्स हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, तो उन सब के हार्मनी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है जो लोगो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। अब योगा फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। देखिए, योगा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और उसको इस लोगो में रिफ्लेक्ट करने की भी कोशिश की गई है। योगा का की जो एसेंशियल मतलब होता है वो होता है इंटीग्रेशन। योगा वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड यूज दैट मीन्स एडिशन और इंटीग्रेशन। योग मतलब ऐड करना। तो योगा जो आप कह सकते हैं फिलॉसफी है, उसका मेन मकसद क्या है? इसका मकसद है इंटीग्रेशन को प्रमोट करना बिटवीन सोल दैट इज आत्मा एंड यूनिवर्सल स्पिरिट दैट इज परमात्मा, दैट कैन लीड टू मोक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं साल्वेशन। तो हिंदू फिलॉसफी में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 पर्पस ऑफ लाइफ, जिसको अटेन करने की कोशिश करनी है इंसान को अपने जीवन काल में। धर्म, अर्थ, काम और सबसे महत्वपूर्ण इन चारों पुरुषार्थ में से, पर्पस ऑफ लाइफ में से जो चौथा है वो है मोक्ष। तो मोक्ष को अटेंड करने के लिए योगा करना होगा और हमें अपनी आत्मा को योगा से उसको प्यूरिफाई करना होगा और तभी जाकर के हमारी आत्मा जो यूनिवर्सल स्पिरिट है, परमात्मा या ब्रह्म, उसके साथ इंटीग्रेट हो पाएगी। तो हिंदू फिलॉसफी में जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं उसमें से एक आइडिया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस बात का जब रियलाइजेशन होगा तब जाकर के हमारा जो सेल्फ है या आत्मा है वो ब्रह्म के साथ अपनी इंटीग्रेशन को फील करेगी। जब इस दुनिया मटेरियल वर्ल्ड के सैलोनेस को, सुपरफिशियलिटी को रियलाइज करने लगेगी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग योगा प्रैक्टिस करेंगे। तो योगा मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ आत्मा विथ परमात्मा, या फिर जीव, हम सब जीव या सोल का इंटीग्रेशन विथ ब्रह्म। और वो तभी होगा जब हमें ज्ञान आएगा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और वो आएगा योगा करने से। और ये ज्ञान जब हमें आएगा तब हम कह सकते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, सैल्वेशन की, जो हिंदू धर्म में या हिंदू आप कह सकते हैं फिलॉसफी में 4 पुरुषार्थ या पर्पस ऑफ लाइफ में से सबसे हाईएस्ट पुरुषार्थ या पर्पस ऑफ लाइफ है, जो है मोक्ष। तो सबसे जो की आइडिया है योगा का वो यही है, आत्मा और परमात्मा का इंटीग्रेशन, इसीलिए उसका नाम है योग। दूसरा, अगर थोड़ा सा दूसरे सेंस में देखा जाए तो योग का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एंड सोल एज वेल। हमारी जो आत्मा है और हमारा जो शरीर है उनके बीच में भी इंटीग्रेशन को मजबूत करे। और इसी कारण से योगा में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है वो होती है अपने सांसों पे ध्यान देना। ये एक सबसे बेसिक एक्टिविटी होती है योगा के अंदर। और हमारी सांसें जो हैं वो कही जाती हैं थ्रेड, अ गोल्डन थ्रेड दैट कनेक्ट्स आवर सोल विथ आवर बॉडी। तो अगर हम अपनी सांसों पे लगातार ध्यान देंगे तो हमें हमारी सोल और बॉडी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन महसूस होगा। वही है पर्पस योगा का, कि हमें हमारी बॉडी और सोल के बीच में इंटीग्रेशन महसूस कराए, तब जाकर के हम अपने आत्मा के बारे में थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। उसी को कहा जाता है अध्यात्म का रास्ता, आत्मा को अध्ययन करने का रास्ता। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको स्पिरिचुअलिटी, रियलाइजिंग आवर ओन स्पिरिट। एंड वंस वी रियलाइज आवर ओन स्पिरिट, देन विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मूविंग फ्रॉम ओन स्पिरिट टू द यूनिवर्सल स्पिरिट। तो पहला स्टेप आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली दुनियादारी में क्या रहते हैं, अपने बॉडी के डिमांड्स को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो हम लोग अपने आप को बस बॉडी तक ही सीमित रखते हैं। हमें ये भूख लगी है, हमें ये खाना खाना है, ये मूवी देखनी है, ये कोल्ड ड्रिंक्स पीना है। सो वी आर सर्वेंट टू द डिमांड्स ऑफ आवर बॉडी। बट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा, देन वी realize integration between our body and soul, and then we realize कि soul is more deeper existence of ourself. And then when we further practice yoga, then we realize integration of our soul, that is atma, with universal spirit paramatma, and then that is the realization of ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। एंड देन ये मटेरियल वर्ल्ड से हम थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, वही होता है मोक्ष, वन ऑफ द अल्टीमेट पर्पस इन हिंदू फिलॉसफी इन आवर लाइफ। ये जो योगा की फिलॉसफी है इसको दिया था महर्षि पतंजलि ने, इसको डेवलप किया था। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया जा सकता कि किस
टाइम में महर्षि पतंजलि हुआ करते थे, बट मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि ही लिव्ड समवेयर इन 2nd सेंचुरी BC, और उन्होंने ये योगा की फिलॉसफी दी। और ये जो आर्टिकल है इसी आइडिया पे है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आसाम ट्रिब्यून का आर्टिकल है। वो कहता है कि योगा का मतलब हम लोग काफी सुपरफिशियल तरीके से समझते हैं आजकल। योगिक प्रोसेस इज समटाइम्स प्रिसीडेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल पोस्चर एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बट दे आर नॉट नेसेसरीली द सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ योगा। हम लोगों को लगता है कि योगा मतलब ऐसे बैठ गए, प्राणायाम करने लगे, कुछ आसन कर लिया, योगा हो गया। ये सब तो प्रिपरेशन है योगा के लिए। दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, बट योगा इज समथिंग एल्स। योगा इज रियलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन। योगा इज रियलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एंड सोल, एंड देयर सोल विथ द हायर स्पिरिट। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि योगा इज नॉट जस्ट फॉर सम थ्योरेटिक वैल्यू, कि उससे हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में योगा को हम लोग इसी तरीके से देखते हैं कि योगा में थोड़े आसन कर लिए जिससे हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा हो जाए, मेंटल वेलबींग अच्छा हो जाए। दिस इज वेरी नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा। योगा इज नॉट ए मीन्स, ये कोई तरीका नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है टू अटेन सम एंड। योगा इज इटसेल्फ एन एंड। योगा helps us in practicing spirituality, realizing our own self, and that helps in attainment of moksha, which is one of the 4 aim of Hindu philosophy या 4 पुरुषार्थ of Hindu philosophy। यही लिखा है इस आर्टिकल में कि सिर्फ ऐसे बैठ करके और प्राणायाम करना, आसन करना, ये थोड़े बहुत मेडिटेशन करना जिससे फिजिकल या मेंटल वेलबींग मिल जाए, और इसको अगर हम योगा समझते हैं तो ये गलत है। ये सब प्रेपरेशंस हैं या अर्ली स्टेजेस है, प्री योगा स्टेजेस हैं, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द स्टेट ऑफ योगा। स्टेट ऑफ योगा मतलब वेयर वी रियलाइज आवर इंटीग्रेशन, और वो है असल मीनिंग ऑफ योगा। एंड योगा इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट या मीन्स, योगा इज एंड इन इटसेल्फ। ये सब चीजें आपको लिखनी है, यही तो है भारत की फिलॉसफी, इंडिया का आर्ट कल्चर। तो हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू फिलॉसफी में योगा का क्या महत्व है, इस पे सवाल आ सकता है और आपको लिखना होगा। ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब योगा को लेकर के देखिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं योगा प्रैक्टिस करने के। कर्म योग, जैसे आप अपनी ड्यूटी को, जो भी आपकी ड्यूटी है उसको ईमानदारी से पूरा करें, सेल्फलेस तरीके से, जिसको मैंने एथिक्स में पढ़ाया है, इमैनुअल कांट का आइडिया, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, जिसके लिए मैंने एक आपको भारत सरकार की इनिशिएटिव भी बताई थी, कर्म योगी, फल योगी ना बनना। अपना काम आप ईमानदारी से कीजिए। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि इसको आप अच्छे से करेंगे तो आपको खूब सारा पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि आपका ईमानदारी से काम करना अपने आप में अच्छी बात है। उससे क्या और आपको अच्छा मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सो डीओंटोलॉजिकल थिंकिंग, नॉट टेलियोलॉजिकल थिंकिंग विथ रिस्पेक्ट टू योर ड्यूटी। ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, अगर इस तरीके की सोच आप रखते हैं तो आप योगी हैं और आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और किस तरह का योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं? कर्म योग। दूसरा होता है ज्ञान योग, जहां पे आप इस दुनिया की सुपरफिशियलिटी को समझ जाते हैं और आप फिर इससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड की सुपरफिशियलिटी से, कि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है नहीं। और इस तरीके के योग को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहा जाता है ज्ञान योग। तो बुद्धा ने बेसिकली ज्ञान योग अटेन किया था जब उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। बैठना है, हम लोग सिर्फ अपने मोक्ष की बात करते हैं। जैसे अगर कोई योगी सिर्फ खुद योगा करके खुद मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वो भी एक तरीके की सेल्फिशनेस हो गई। इंटीग्रल योगा रिजेक्ट्स दैट काइंड ऑफ एक्शन ऑल्सो। इंटीग्रल योगा प्रपोजेस कि पूरी दुनिया को एक साथ योगा करना चाहिए और सारे तरह के योगा को कंबाइंड तरीके से करना चाहिए। दैट वुड बी हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फलेसनेस। अब खुद योगा करके खुद निर्वाण की प्राप्ति कर लो, खुद मोक्ष लो और बाकी दुनिया को छोड़ दो उनको सफर करने के लिए, दैट वुड बी सेल्फिशनेस। तो इंटीग्रल योगा एम्स एट कलेक्टिव साल्वेशन, नॉट पर्सनल साल्वेशन, बिकॉज पर्सनल साल्वेशन इटसेल्फ वुड बी अ काइंड ऑफ सेल्फिशनेस। एंड योगा में जब आपका वास्तविक तौर पे इंटीग्रेशन होगा, मोक्ष मिलना है आपको, तो आपके अंदर सेल्फिशनेस की कोई भी भावना नहीं बचेगी। देयर विल बी नो
aim or objective of personal salvation. There will be goal of collective salvation, collective enlightenment and spiritual evolution. तो योगा पे तो मुझे अब उम्मीद है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका बस और थोड़ा बहुत अलग अलग डोमेन एक्सप्लेन करके लिख देना। इंटरनेशनल रिलेशंस में योगा का इस्तेमाल करना, उससे क्या होगा, हमारे सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हूच ट्रेजेडी एंड प्रोहिबिशन ऑन लीकर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हाल फिलहाल में एक न्यूज देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हूच, हूच मतलब होता है जहरीली शराब, और हूच को पी करके कम से कम 34 लोगों की डेथ हो गई है तमिलनाडु में। ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कुछ कुछ दिनों पे कि जहरीली शराब पी करके किसी की डेथ हुई। हूच के बारे में जरा समझते हैं। हूच मतलब होता है पुअर क्वालिटी अल्कोहल। ये हूच नाम आया कहां से है? तो हूच नेम फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम अलास्कन ट्राइब हुचिनो, क्योंकि ये ट्राइब जाना जाता है फॉर मेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। इनका अल्कोहल पी करके लोगों का 3-3, 4-4 दिनों तक नशा नहीं उतरता है। अलास्का के ये ट्राइब है हुचिनो, और इनका काफी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होता है। वहीं से नाम आया है हूच, जो लोकल शराब होती है, क्योंकि लोकल शराब चढ़ती बहुत है, राइट। तो ऐसा मैंने सुना है। तो हूच जो नाम है वो आया है फ्रॉम हुचिनो अलास्कन ट्राइब, जो काफी स्ट्रॉन्ग शराब बनाने के लिए जाने जाते हैं, और लोकल शराबे जो हैं इसी नाम से उनका पूरा नाम है हूच, इसी कारण से। और वो ब्रांडेड लीकर के तुलना में वो थोड़े अलग होते हैं। दे आर क्रिएटेड इन वेरी क्रूड या रफ सेटिंग्स, क्वालिटी चेक्स होते नहीं है। यही कारण है कि उनकी डिग्री काफी ज्यादा हो जाती है इंटॉक्सिकेशन की, और वो कभी कभार इतना ज्यादा हो जाता है कि उस कारण से लोगों की डेथ भी हो जाती है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में 34 लोगों की डेथ हो गई इन तमिलनाडु। देखिए, शराब बनाने में किया क्या जाता है, मतलब कोई भी शुगर बेस्ड प्रोडक्ट है, ग्लूकोज है जिसमें, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है विथ हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट। अब वो फर्मेंटेशन करने के दौरान एल्कोहल्स बनते हैं, दो तरह के मेनली, एथेनॉल एंड मेथनॉल। एथेनॉल मेनली बनता है जो कंज्यूमेबल होता है, जिसको लोग शराब में पीते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मेथनॉल भी बन जाता है, और मेथनॉल होता है टॉक्सिक, और मेथनॉल से किडनी फेल हो सकता है, इंसान की डेथ हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो ब्रांडेड लीकर्स होते हैं उसमें तो काफी ज्यादा चेक होती है, क्वालिटी चेक, तो उसमें तो मेथनॉल को वो लोग रिमूव कर देते हैं। लेकिन ये जो हूच बनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोकल शराब बनाने वाले लोग हैं, ये लोग तो इतना क्वालिटी चेक करेंगे नहीं। तो ये लोग फर्मेंटेशन जब करते हैं कोई भी शुगर बेस्ड प्रोडक्ट का, तो अल्कोहल बनता है मेनली एथेनॉल, जिसको लोग पीते हैं, जिससे नशा चढ़ता है, विच इज कंज्यूमेबल। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत मेथनॉल बन जाता है, विच इज टॉक्सिक एंड विच कैन बी फैटल ऑल्सो इफ कंज्यूम्ड इन लार्ज अमाउंट। यही समस्या है, और यही कारण है कि हूच के कारण बहुत बार जहरीली शराब हो जाती है। हूच अपने आप में जहरीली शराब नहीं है, हूच मतलब लोकल शराब, ठीक है। और उस लोकल शराब में कभी कभार मेथनॉल कंटेंट ज्यादा हो जाता है, तो वो हो गई जहरीली शराब, और वो जहरीली शराब पी करके लोग मर जाते हैं, जैसा अभी हुआ तमिलनाडु के अंदर। अब जरा देखते हैं शराब को लेकर के अलग अलग स्टेट्स ने क्या नियम बनाए हैं। देखिए, क्योंकि शराब जो है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज मैटर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, तो इस पे स्टेट्स के कानून चलते हैं। कुछ स्टेट्स ने, जैसे गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिजोरम, इन्होंने शराब के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा रखा है। जबकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे लक्षद्वीप या मणिपुर, यहाँ पे पार्शियल बैन है। और भी कुछ स्टेट्स हैं, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, वहां पे भी धीरे धीरे इंक्रीमेंटल तरीके से बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे शराब के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स ने शराब पे बैन लगा रखा है, एंड वो कर सकते हैं ऐसा क्योंकि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। अब अगर तमिलनाडु की बात की जाए, जहां की ये घटना है, तो पिछले साल से ही वहां की सरकार काफी प्रोएक्टिव हो गई है शराब के ऊपर प्रोहिबिशन करने पे, फेज वाइज बैन कर रही है। इसी कारण से वहां पे ब्रांडेड लीकर अब मिल नहीं रहे। वैसे भी ब्रांडेड लीकर महंगा होता है, इसलिए जहां ब्रांडेड लीकर मिलता है वहां पे भी लोग ऐसे देसी शराब पीते हैं।
लेकिन पिछले साल से क्या किया है वहां की सरकार ने, ब्रांडेड लीकर्स पे धीरे धीरे बैन लगाना शुरू किया है, फेज वाइज बैन, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि अगर वो जीत करके आ गए तो वो लीकर को बैन करेंगे। अब वही प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है। अब लीकर को बैन करने के कारण होता क्या है कि लोग ज्यादा पीने लगते हैं देसी शराब, क्योंकि ब्रांडेड लीकर मिल नहीं रही है। वैसे भी ब्रांडेड लीकर महंगी होती है, और अब मिल भी नहीं रही है तो और महंगी होने लगी, क्योंकि फेज वाइज उसको बैन कर रही है सरकार, तो उसका सप्लाई कम हो गया तो और महंगी होने लगी, तो लोग ज्यादा शराब पीने लगे, देसी शराब। और देसी शराब होती है कभी कभार जहरीली, उसको पी करके लोग मर जाते हैं। तो इसी कारण से ये जो प्रोहिबिशन ऑन लीकर है, ये स्ट्रैटेजी को लेकर के बार बार प्रश्न उठता रहता है कि ये कितना सही है। शराब पे पाबंदी लगाना, इससे कितना फायदा कितना नुकसान, इस पे अक्सर प्रश्न उठता है। और मुझे लगता है कि मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, रैशनल बिहाइंड प्रोहिबिशन ऑफ लीकर, कुछ स्टेट्स ने उसको बैन कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है, ये कितना सही है कितना गलत है। तो बेनिफिट्स तो हैं ही, ऑफ कोर्स हेल्थ बेनिफिट है, क्योंकि शराब पी करके लोगों का लीवर या किडनी खराब हो जाता है। WHO के हिसाब से कम 200 बीमारियां होती हैं शराब पीने से, और कम से कम 30 लाख मौतें होती हैं हर साल बिकॉज ऑफ शराब, अल्कोहल। तो हेल्थ बेनिफिट है, ऑफ कोर्स प्रोहिबिशन करने से ये कम से कम बीमारियां कम होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि स्टेट विल प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स क्या है, शराब ही तो है। तो ये सरकारों से उम्मीद थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, उन्होंने DPSP में लिख करके दिया है कि आप धीरे धीरे इन शराब को बैन करेंगे, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को धीरे धीरे आप प्रोहिबिट करेंगे। उसके अलावा शराब के कारण होता क्या है, जेंडर रिलेटेड वायलेंस होता है, बिकॉज अल्कोहलिक लोग फिर डोमेस्टिक वायलेंस में ज़्यादा एंगेज होते हैं। बिहार से एक रिपोर्ट आई कि जब वहाँ पे लीकर को प्रोहिबिट किया गया, उसके बाद से विमेन रिलेटेड जो वायलेंस है वो अब लगभग 28.9% रिड्यूस हुए। क्राइम में कमी आती है, क्योंकि शराब पीने के बाद क्राइम करने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम में दिमाग अच्छे से काम नहीं करता ना, लॉजिकल तरीके से सोचता नहीं है। इकोनॉमिक स्ट्रेस को घटाया जा सकता है, क्योंकि शराब पी करके लोग जो हैं वो डबल इकोनॉमिक डैमेजेस कर बैठते हैं। शराब पिएंगे तो उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी खराब होगी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जब खराब होगी तो उनको कहीं अच्छे जगह पे काम नहीं मिलेगा, साथ ही साथ हेल्थ खराब होगा, इल हेल्थ। फिर कहीं काम नहीं मिलेगा तो डिप्रेशन आएगा, मेंटल हेल्थ खराब होगा, और उस डिप्रेशन से जूझने के लिए फिर शराब पिएंगे। तो एक विशियस सा साइकिल बन जाता है, और उसमें लोग फंस जाते हैं और अल्कोहलिक होते हैं, और अल्कोहलिक होने के बाद अपने पूरे परिवार को डेट रिडन बना देते हैं, शराब पी पी करके पूरे घर की जायदाद संपत्ति बेच देते हैं। तो ये सब तो फायदे हैं अगर लीकर को प्रोहिबिट किया जाए तो, और इसी कारण से कुछ स्टेट्स ने लीकर को प्रोहिबिट कर रखा है। बट नुकसान भी है। अगर लॉजिकली देखा जाए काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ लीकर में, तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है राइट टू चॉइस वायलेट होता है, अगर लॉजिकली देखा जाए तो। भाई डेमोक्रेसी में सरकारों का काम है हमारे लिए नियम बनाना, बट दे शुड नॉट एक्ट एज आवर पेरेंट्स। दिस इज व्हाट सम थिंकर्स, डेमोक्रेटिक थिंकर्स आर्ग्यू, कि वो हमें ना बताएं पेरेंट्स की तरह कि हम सिगरेट पी सकते हैं कि नहीं, शराब पी सकते हैं कि नहीं। इट्स आवर चॉइस, अल्टीमेटली इट्स रूल ऑफ पीपल। उसके अलावा इकोनॉमिक लॉस भी है, लगभग 1 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन होता है बिकॉज ऑफ लीकर, और इससे लगभग 35 लाख परिवार सीधे सीधे लाइवलीहुड जनरेट करते हैं। बूट लेगिंग का प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ लीकर प्रोहिबिशन। आपने अगर फिल्म देखी हो रईस, और वो फिल्म रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो उसमें शाहरुख खान क्या करता है, शाहरुख खान गुजरात के अंदर शराब बेचता है, और खूब महंगा बेचता है, और खूब लोग पी भी रहे हैं शराब। क्यों? क्योंकि गुजरात के अंदर शराब बैन है। तो बूट लेगिंग का मतलब होता है स्मगलिंग, लीकर माफियाज। तो जिन स्टेट्स में लीकर बैन होता है वहां पे आप देखोगे कि एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क बन जाता है। लोग शराब तो पीते ही हैं, बस यही है कि चोरी छुपे पीते हैं, और उसके लिए फिर एक पूरा का पूरा एक करप्ट सिस्टम बन जाता है, जहां पे पुलिस वाले और सबको उनका हफ्ता बढ़ जाता है। सिस्टम चल ही रहा है, इट्स जस्ट दैट नाउ इट इज नॉट बीइंग डन ओपनली but underground manner में, and there are liquor mafias who engage into other kind of crimes also, so that is a problem. bootlegging, liquor mafia, illicit liquors बनते हैं, खुलेआम बिकते भी हैं। उसके अलावा जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि
जिन स्टेट्स ने भी बैन किया है लीकर को, उनको उससे फायदे कम हुए हैं, नुकसान ज्यादा हुए हैं, फिर भी वो उसको कंटिन्यू करते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट वीमेन वोटर्स, क्योंकि वीमेन वोटर्स को काफी अच्छा लगता है जब लीकर बैन होता है। तो उसके अलावा लीकर जब बैन होता है, ब्रांडेड लीकर्स मिलते नहीं हैं, तो फिर लोग देसी शराब ज्यादा पीने लगते हैं। हुच रिलेटेड फिर हेल्थ ट्रेजेडीज ज्यादा होते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने देखा तमिलनाडु में। और लीकर जब बैन होता है जिन स्टेट्स में, उसमें जुडिशरी के ऊपर बर्डन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जुडिशरी में कि सर ये शराब पी रहा था, पीने वाला आदमी कहेगा नहीं नहीं सर मैं तो नहीं पी रहा था, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। तो बर्डन ऑन जुडिशरी भी काफी बढ़ जाता है इन द स्टेट्स वेयर प्रोहिबिशन ऑन लीकर इज अप्लाइड। तो अब क्या किया जाए, पाबंदी लगाई जाए कि ना लगाई जाए, ये सवाल है, क्योंकि फायदे भी हैं नुकसान भी है। नुकसान है कि लोग जहरीली शराब पी लेते हैं, फायदे हैं कि अगर लीकर बैन रहेगा तो शराब नहीं पिएंगे, तो कम से कम हेल्थ बचेगा। तो इस पूरे लीकर प्रोहिबिशन वाली स्ट्रैटेजी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बड़ा ही सिंपलिस्टिक एजम्पशन कर लिया गया है कि अगर लीकर बैन कर दिया जाएगा तो लोग शराब नहीं पिएंगे। दिस इज अ वेरी रिडक्शनिस्ट टेंडेंसी, मतलब बहुत सिंपल तरीके से सोच रहे हैं। इतना सिंपल दुनिया है नहीं कि आप लोगों को शराब पी का सप्लाई बंद कर देंगे तो पीना बंद कर देगा। अगर आपको किसी चीज को रिड्यूस करना है, खत्म करना है, तो आप डिमांड को घटाइए, ना कि सप्लाई को। जस्ट कटिंग सप्लाईज कैन नॉट कट डाउन रिडक्शन इन डिमांड। जिसको पीना है वो पिएगा, वो बिहार से निकल करके जाकर के यूपी में पी करके आ जाता है। गुजरात वाले को अगर मान लीजिए पीना है तो अंडरग्राउंड लीकर माफिया से खरीदेगा। सो कट डाउन ऑन डिमांड, नॉट जस्ट ऑन सप्लाई। और डिमांड पे कट डाउन करने के लिए थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होंगी। क्या किया जा सकता है कि आप लीकर पे पूरी तरह से बैन ना लगाइए, बट लीकर से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पे एक तो खूब सारा टैक्स लगाइए, सेस लगाइए, खूब सारा रेवेन्यू जनरेट कीजिए, और उस रेवेन्यू से नशा मुक्ति केंद्र चलाइए। उसी रेवेन्यू से आप स्कूल के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, कॉलेजेस के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कीजिए अगेंस्ट लीकर, ताकि लीकर के ही पैसे से लीकर को ही आप मार पाए। लेकिन अगर आप फोर्सफुल तरीके से बैन करेंगे तो कई सारी नेगेटिव चीजें भी सामने आएंगी। तो लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को डेवलप किया जाए। साथ ही साथ चूंकि हम लोग शॉर्ट टर्म में लीकर को बैन नहीं कर रहे हैं, इस कारण से कुछ कड़े कानून बनाने कि लोग शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो बिकॉज ऑफ लीकर, उसके लिए अलग से कानून बनाया जाए शॉर्ट टर्म में। जैसे इस पे एथिक्स में भी आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप क्या करें, स्ट्रॉन्ग नियम बनाए, लेकिन पूरी तरीके से अल्कोहल को बैन ना करें, और अल्कोहल पे खूब सारा रेवेन्यू जनरेट करें, अल्कोहल से टैक्स लगा करके, सेस लगा करके, और उसी रेवेन्यू से अल्कोहल के अगेंस्ट डी एडिक्शन सेंटर्स बनाएं और लॉन्ग टर्म में अवेयरनेस क्रिएट करें। दैट कुड बी बेस्ट वे फॉरवर्ड। और इसी पे मैंने ये प्रश्न दिया है, सीधा सीधा प्रश्न है, एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल इन इंडिया एंड सजेस्ट सम ऑल्टरनेटिव पॉलिसी मेजर्स। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्टेट्स लिस्ट में आता है, और इस कारण से कई सारे स्टेट्स ने उसको बैन कर रखा है, बट बैन के अपने फायदे अपने नुकसान ऐसे करके बिल्ड कर दीजिए और फिर कंक्लूड कर दीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अंबुबाची मेला इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज। तो कल से अंबुबाची मेला और अंबुबाची महायोग शुरू होगा कामाख्या मंदिर में इन गुवाहाटी। जो अंबुबाची महायोग होता है वो 4 दिन का रिचुअल होता है, माँ कामाख्या टेम्पल में इसको कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें जो शक्ति पीठ है उसको रेड क्लॉथ से, जो आप अगर कामाख्या मंदिर गए हैं, गए ही होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, तो वहां पे ऐसा कोई आइडल तो है नहीं, कोई मूर्ति वगैरह तो है नहीं, लेकिन वहां पे एक स्टोन है, आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग और प्रोजेक्टिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनकी पूजा की जाती है। तो शक्तिपीठ इज कवर्ड विथ रेड क्लॉथ। 4 दिन बाद दैट इज रिमूव दैट रेड क्लॉथ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रसाद। ये होता है अंबुबाची महायोग में, और एक तरफ अंबुबाची महायोग चल रहा होता है, दूसरी तरफ अंबुबाची मेला चल रहा होता है। और इसी कारण से टेम्पल जो है वो 4 दिन तक बंद भी रहता है। तो अभी 22 से लेकर के 26 जून तक बंद रहेगा। ये जो अंबुबाची महायोग है, इट रिफ्लेक्ट्स गॉडेस कामाख्यास मेंस्ट्रुएशन।
तो सोचिए कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एस्से राइटिंग में या इंडियन सोसाइटी के किसी आंसर में। अगर आपको इंडिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करना है तो इस आइडिया को कितना अच्छे से आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि भारत के अंदर कई सारे ऐसे मंदिर भी हैं जहां पे मेंस्ट्रुएटिंग विमेन की एंट्री अलाउड नहीं है, बट एट द सेम टाइम ऐसा मंदिर भी है जहां मेंस्ट्रुएशन सेलिब्रेट किया जाता है, वर्शिप किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कामाख्या टेम्पल। तो ये रिफ्लेक्ट करता है भारत की विविधता, इंडियाज डाइवर्सिटी। ऐसे करके आप कभी इंडिया की डाइवर्सिटी पे आंसर लिख रहे हो तो ये बात लिख सकते हो। अंबुबाची मेला की मैंने अगर बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज worship of fertility cult of goddess Kamakhya. There is no idol in the temple, but uni-like stone is worshipped, and अंबुबाची मेला is known as महाकुंभ of East. अब अंबुबाची मेला का जीएस पेपर 5 में कैसा प्रश्न बन सकता है ये सोचिए। अंबुबाची मेला का असम की सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? तो देखिए, जहां भारत के कई सारे जगहों पे मेंस्ट्रुएशन इज ए टैबू, असम के अंदर इट इज नॉट, इतना एक टैबू की तरह नहीं देखा जाता है। रादर असम के अंदर मेंस्ट्रुएशन इज सेलिब्रेटेड। कई सारे जगहों पे असम के अंदर वुमेनहुड ऑफ गर्ल्स व्हेन दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग इज सेलिब्रेटेड एज ए रिचुअल नोन एज तुलोनी बिया, विच मीन्स स्मॉल वेडिंग। तो ये है फायदा, ये है आप कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अंबुबाची मेला ऑन असम सोसाइटी, वेयर इट हैज क्रिएटेड सम पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग और आउटलुक और अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन, दैट इट इज नॉट समथिंग बैड और डर्टी, रादर इट इज बेसिस ऑफ लाइफ। तो अंबुबाची मेला सर्व्स द पर्पस ऑफ creating menstrual hygiene and significance of menstruation and doing away with the issues of discrimination against women because of menstruation, and highlighting the fact that menstruation should be worshipped because it is the basis of life, not discriminated. Next article is about Casimir effect. मुझे लगता है प्रीलिम्स में इस तरह के छोटे मोटे सवाल कभी कभार दे देते हैं, यूपीएससी में भी तो आए इस बार कई सारे, एपीएससी में भी आ जाते हैं, तो इसके लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कासिमिर इफेक्ट। देखिए, कासिमिर इफेक्ट के हिसाब से होता क्या है कि दो अगर कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ऐसे, इनको बहुत क्लोजली एक साथ रख दिया जाए, अनचार्ज फॉर्मेट में है लेकिन कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अनचार्ज फॉर्मेट में इनको अगर एक साथ रख दिया जाए बिल्कुल क्लोजली, तो ये प्लेट क्या करते हैं, अपने बीच, इन दोनों के बीच में जो वॉइड या वैक्यूम वाला एरिया है वहां पे कुछ वेव्स क्रिएट होते हैं और वो वेव्स फ्लक्चुएट करते हैं, जिस कारण से ये प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं विथ हेल्प ऑफ ए फोर्स जिसको नाम दिया गया है कैसिमिर फोर्स। बहुत टेक्निकल है बट थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो प्रीलिम्स में वन लाइनर में आराम से टिक कर पाएंगे। दो अनचार्ज्ड बट कंडक्टिंग प्लेट्स positioned very closely, sometimes they start attracting each other because of a force जिसका नाम है कैसिमिर फोर्स। और कैसिमिर फोर्स के पीछे कारण बताया जाता है कि इन प्लेट्स के बीच में जो वॉइड एरिया है वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या फील्ड हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं और जिस कारण से वो एक फोर्स क्रिएट करते हैं, अट्रैक्टिंग फोर्स, जिसको नाम दिया गया कैसिमिर फोर्स। इस कैसिमिर फोर्स को पहली बार डिटेक्ट किया या प्रेडिक्ट किया डच फिजिसिस्ट हेनरिक कैसिमिर ने। हाल फिलहाल में न्यूज में आया है कैसिमिर फोर्स या कैसिमिर इफेक्ट बिकॉज साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड सम न्यू मेथड टू कंट्रोल दिस कैसिमिर इफेक्ट। इस कैसिमिर इफेक्ट फिनोमेना के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये प्रश्न था, इसमें पहला स्टेटमेंट बस गलत है, नंदा डायनेस्टी ने तो बनाया नहीं था, बाकी दोनों सही हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में फॉरेस्ट कवर इज नॉट अ पैरामीटर, और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। यस, एलिफेंट्स तो इमिटेट नहीं करते बट डॉल्फिन्स करते हैं, और दूसरा यहाँ पे एलिफेंट्स आर नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं या इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।